एकदम मस्त। तो आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है बहुलक, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीमर। बहुत ही आसान चैप्टर है, एकदम ध्यान से सीखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। बहुलक या पॉलीमर क्या है? हमने क्या बोला? बहुलक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? पॉलीमर ना। पॉलीमर शब्द जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। यह दो हिस्सों से मिलकर बना है, एक पॉली, दूसरा मर। पॉली का अर्थ होता है मेनी और मर का अर्थ होता है पार्ट या यूनिट। फिर से सुन लिया जाए। पॉली का मतलब मेनी और मर का अर्थ क्या होता है? पार्ट या यूनिट। अगर हिंदी में जाने, मेनी का मतलब बहुत अधिक और पार्ट मतलब भाग या इकाई ना। अगर दोनों को जोड़े तो क्या हुआ? बहुत अधिक इकाई ना। यानी बहुलक जो है छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बना होता है ना। इसको और भी अच्छे समझने के लिए एक उदाहरण देते हैं। आप ईंट का भट्ठा देखे हैं ना, उसमें क्या होता है? ईंट को बार बार जोड़ते हैं तो ईंट का भट्ठा तैयार होता है। ईंट को बार बार जोड़ते हैं, क्या बनता है? ईंट का भट्ठा। ये जो ईंट का भट्ठा तैयार हुआ, इसी को बोलते हैं हम लोग बहुलक, पॉलीमर। क्लियर? अब देखिए, ये जो भट्ठा तैयार हुआ किससे? ईंट के बार बार जुड़ने से। यानी एक छोटी सी इकाइयों को बार बार जोड़े तो बन गया क्या? ईंट का भट्ठा, मतलब बहुलक। तो वो जो ईंट का एक टुकड़ा है उसको बोलते हैं एक इकाई, एक यूनिट। लेकिन यहां बोलेंगे उसको एक लक। क्या बोलेंगे? एक लक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमर। अगर हम पूरा का पूरा जोड़े तो क्या हुआ? एक लक के बार बार जुड़ने से किसका निर्माण होता है? तो बहुलक का। अगर हम कहें बहुलक को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? एक लक। यानी एक लक को जोड़े तो बहुलक, और बहुलक को तोड़े तो एक लक। क्लियर है? अच्छा, एक चीज बताया जाए, एक लक बड़ा होगा कि बहुलक बड़ा होगा? एक लक तो छोटा सा एक इकाई है। बहुलक एक लक को बार बार जुड़ने से बना है, तो बहुलक क्या होगा? बहुत बड़ा होगा ना। जबकि एक लक क्या होगा? छोटा होगा। अच्छा, दोनों में भार किसका ज्यादा होगा? एक लक का कि बहुलक का? एक लक एक छोटी सी इकाई, तो उसका भार कम होगा, जबकि इसमें बहुत ज्यादा छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बना है तो उसका भार क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर हम परिभाषा दें बहुलक का तो सुना जाए, कहेंगे उच्च अनुभार वाले वैसे बृहद अणु जिसका निर्माण एक लक के बार बार जुड़ने से होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? बहुलक। क्लियर है? फिर से एक बार सुन लिया जाए। उच्च अनुभार वाले वैसे बृहद अणु जिसका निर्माण एक लक के बार बार जुड़ने से होता है, वह क्या कहलाता है? बहुलक। अब आगे बात करते हैं। बहुलक को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा बाबू? एक लक ना। अगर आप एक लक का परिभाषा पूछे तो क्या होगा? कहेंगे बहुलक का सबसे छोटी सी छोटी इकाई क्या कहलाएगा? एक लक। क्लियर है? अब आगे थोड़ा बात करते हैं। जिस प्रक्रिया के फलस्वरूप एक लक बहुलक में परिवर्तित होता है उसे बोलते हैं बहुलीकरण।
पॉलीमराइजेशन। फिर से सुन लिया जाए, जिस प्रक्रिया के फलस्वरूप एकलक बहुलक में परिवर्तित होता है उसी को बोलते हैं क्या? बहुलीकरण, पॉलीमराइजेशन। ध्यान से सुनिए कुछ बात खास। अगर एकलक नहीं होगा तो वह बहुलक नहीं होगा, चाहे वो बड़ा अणु क्यों ना हो जाए। हमने क्या कहा? सिर्फ उच्च अनुभार होने से वह बहुलक नहीं होगा जब तक कि उसका एकलक नहीं हो। जैसे क्लोरोफिल जो है बहुत बड़ा अणु होता है, उसका अनुभार जो है उच्च होता है, लेकिन उसका कोई भी एकलक नहीं है, इसलिए वह जो है बहुलक नहीं होता है। क्लियर है? फिर से सुना जाए, उच्च अनुभार होने से वह बहुलक नहीं होगा। यानी अगर हम कहें सभी बृहद अणु बहुलक नहीं होते हैं, लेकिन सभी बहुलक बृहद अणु होते हैं। ठीक है? अब हम एकलक और बहुलक को एक एग्जांपल से समझते हैं। चलिए देखा जाए। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं एथिलीन, या इसी को बोला जाता है एथीन। चलिए, अब क्या हुआ? इसके एन अणु को, कितने अणु को? एन अणु, मतलब बहुत ज्यादा ना। इसके एन अणु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में कुछ दाब लगाकर गर्म किया जाता है, तो बनता है इस तरह का कुछ कंपाउंड। इसको बोलते हैं हम लोग पॉलीथीन, पॉलीथीन या पॉलीएथिलीन। थोड़ा समझते हैं क्या हमने कहा। देखा जाए, ये एक छोटी सी इकाई, इसको बार बार जोड़े, कितनी बार जोड़े? n बार, तो क्या बना? पॉलीथीन। तो इसको बोलते हैं हम लोग बहुलक, बहुलक पॉलीमर। ठीक है? और ये छोटी इकाई कहलाता है एकलक, मोनोमर। और ये जो भी प्रक्रिया से एकलक बहुलक में परिवर्तित हुआ उसको बोलते हैं बहुलीकरण। समझ में आया? क्या बोला? एकलक को जोड़ेंगे तो बहुलक बनेगा, और बहुलक को तोड़ेंगे तो एकलक बनेगा। अब इसके हम आगे बात करेंगे एकलक का प्रकार। ठीक है? अब हम लोग बहुलक के प्रकार को सीखते हैं। बहुलक को अलग अलग आधार पर अलग अलग रूपों में बांटा गया है। उसमें से पहला जो है वह है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा संरचना के आधार पर, और तीसरा बहुलीकरण प्रणाली के आधार पर, और चौथा आणविक बलों के आधार पर। तो चलिए हम लोग एक एक करके सीखते हैं। पहला हमने क्या बोला? उत्पत्ति के आधार पर ना।
उत्पत्ति का अर्थ क्या होता है बाबू? कहां से बहुलक का निर्माण हुआ है, किस सोर्स से बहुलक आया है ना, यही तो होता है उत्पत्ति। तो इस आधार पर बहुलक 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक बहुलक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल पॉलीमर। दूसरा होता है कृत्रिम या संश्लेषित बहुलक, इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सिंथेटिक पॉलीमर। और तीसरा अर्ध कृत्रिम या अर्ध संश्लेषित। तो एक एक करके हम लोग सीखते हैं। चलिए, पहला हमने क्या बोला? प्राकृतिक बहुलक। प्राकृतिक बहुलक में क्या होगा? जो पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं उसी को क्या नाम देंगे हम लोग? प्राकृतिक बहुलक। वही हमने लिखा है कि वैसे बहुलक जो पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं से प्राप्त होता है वह प्राकृतिक बहुलक कहलाता है। जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज, तीसरा प्रोटीन, इसके बाद न्यूक्लिक अम्ल और रेजिन। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक हम दिए हैं, सांस प्राण रे। सांस प्राण रे, अगर सांस नहीं तो प्राण छूट जाएगा ना। देखिए इसमें क्या क्या बात है। सौ से हो गया स्टार्च, से हो गया सेल्यूलोज, दूसरा प्रो से हो गया प्रोटीन, नो से हो गया क्या? न्यूक्लिक अम्ल, रे मतलब क्या हो गया? रेजिन। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा संश्लेषित या कृत्रिम, इसका अर्थ क्या होता है? जो हम लोग बनाते हैं ना, इसको अगर हम परिभाषा दें तो बोलेंगे वैसे बहुलक जिसका निर्माण प्रयोगशाला में मानव द्वारा किया जाता है, या मानव निर्मित बहुलक को क्या बोलते हैं हम लोग? संश्लेषित बहुलक। जैसे बुना एस रबर, बुना एन रबर, बेकेलाइट, नायलॉन, नायलॉन 66, नायलॉन 6 बहुत ज्यादा है, टेरिलीन, यही सब लिखे हुए हैं। आगे बात करते हैं अर्ध संश्लेषित। अर्ध संश्लेषित में क्या होगा? कुछ प्रकृति द्वारा प्रदत्त हो और उसी को हम लोग मॉडिफाई करके यूज में ले आए ना, वही लिखे हैं वैसे बहुलक जो प्राकृतिक बहुलक को रासायनिक रूपांतरण द्वारा प्राप्त की जाती है, वह अर्ध संश्लेषित बहुलक कहलाता है। जैसे यहाँ क्या था? सेलुलोज था। सेलुलोज क्या है? प्राकृतिक बहुलक, उसी में एसीटेट को मिलाए तो हो गया क्या? सेलुलोज एसीटेट, या उसी में नाइट्रेट को मिलाए तो वो क्या हो गया? सेलुलोज नाइट्रेट। समझ में आया? ये तो बहुत आसान था। तो इसके बाद हम लोग सीखते हैं संरचनाओं के आधार पर। पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। अब हम लोग संरचना के आधार पर बहुलकों का प्रकार सीखेंगे। संरचना के आधार पर बहुलक 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रैखिक श्रृंखला बहुलक, दूसरा शाखित श्रृंखला बहुलक, और तीसरा होता है त्रियक बंधित बहुलक, या इसी को नेटवर्क बहुलक भी कहा जाता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सीखते हैं। पहला हमने क्या कहा? रैखिक श्रृंखला बहुलक। इसमें क्या होता है? सभी एकलक एक दूसरे से जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है और इसमें किसी प्रकार का शाखा नहीं होता। अगर इसका परिभाषा देना चाहें तो बोलेंगे क्या? वैसे बहुलक जिसमें सभी एकलक एक दूसरे से जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है, जिसे क्या नाम देते हैं हम लोग? रैखिक श्रृंखला बहुलक। ठीक है, वही चीज हमने लिखा है। वैसे बहुलक जिसमें एकलक एक दूसरे से जुड़कर एक लंबी रैखिक श्रृंखला बनाती है, वह रैखिक श्रृंखला बहुलक कहलाता है। क्लियर है? अगर हम इसको स्ट्रक्चर से समझे तो देखा है, ये है इसका स्ट्रक्चर, इसमें किसी प्रकार का शाखा नहीं होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। दूसरा
शाखित श्रृंखला बहुलक। इसमें क्या होता है, सभी एकलक एक दूसरे से जुड़कर एक लंबा चेन बनाता है जरूर, लेकिन इसमें क्या उपस्थित होता है, शाखा। वही हम परिभाषा लिखे, वैसे बहुलक जिसमें एकलकों के लंबी श्रृंखला में शाखा होती है, क्या कहलाता है वो, शाखित श्रृंखला बहुलक। इसको स्ट्रक्चर से समझें। ये एक लंबी श्रृंखला बनाए, इसमें क्या होना चाहिए, कहीं ना कहीं शाखा होना चाहिए। समझ में आया। आगे बात करते हैं तीसरा में। तीसरा क्या है, त्रियक बंधित बहुलक। इसी को क्या बोलते हैं, नेटवर्क बहुलक। इसमें क्या होता है, सभी एकलक एक दूसरे से नेटवर्क की तरह जुड़े होते हैं। मतलब जैसे हम लोग मोबाइल फोन से बात जो करते हैं एक दूसरे से, फिर दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, यानी सब एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ा होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्क। यहां क्या होगा, सभी एकलक एक दूसरे से नेटवर्क की तरह से जुड़े होंगे। अब इसको संरचना बनाए तो ये होगा, इसका एक लंबी श्रृंखला हमने बनाया, सभी को एक दूसरे से जोड़ दिया जाए ना, यही कहलाएगा क्या, नेटवर्क बहुलक। वही हमने लिखा है, वैसे बहुलक जिसमें सभी एकलक नेटवर्क की तरह जुड़े होते हैं वह क्या कहलाता है, त्रियक बंधित बहुलक। ठीक है, कुछ और बात करते हैं, चलिए देखा है। इसमें क्या हुआ, शाखा एक भी नहीं, इसमें शाखा। इन दोनों को पहले समझते हैं तब आगे बात करते हैं। इसको मान लिया जाए एक सिंपल सा रस्सी, ठीक है, और इसको मानिए एक रस्सी में कहीं ना कहीं गांठ है। तो एक बात बताया जाए, दोनों में मजबूत कौन होगा, बिना गांठ वाला, मतलब ये कमजोर कौन होगा, गांठ वाला। गांठ वाला तुरंत तो टूट जाएगा ना। तो चलिए हमने क्या लिखा है आगे, इस बहुलक में निविड़ संकुलित होते हैं। निविड़ संकुलित का मतलब क्या हुआ बाबू, क्लोजली जुड़े होते हैं, मतलब बहुत पास पास जुड़े होते हैं, इसी को बोलते हैं निविड़ संकुलित। ठीक है, इस कारण से ये क्या हो जाएगा, मजबूत होता है। मजबूत जब होगा तो क्वथनांक सब क्या हो जाएगा, इसका उच्च होगा, घनत्व भी क्या होगा, इसका उच्च होगा, त्वरण क्षमता भी क्या होगा, इसका उच्च होगा। और कुछ एग्जांपल लिखे, नायलॉन, पॉलिस्टर, पीवीसी। पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड। आगे लिखे उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन। पॉलीथीन दो तरह का होता है, एक हाई डेंसिटी वाला, एक लो डेंसिटी वाला। तो यहाँ हो जाएगा हाई, यहाँ हो जाएगा लो। आगे बात करते हैं, यहाँ देखिए क्या लिखे, इसमें एकलक अनियमित क्रम में, जहां तहां, यहाँ रेगुलर था यहाँ इरेगुलर होगा, अनियमित क्रम में जुड़े होते, जिसके कारण इसका घनत्व, त्वरण क्षमता या गलनांक क्या होगा, निम्न होगा। क्लियर है। जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, निम्न घनत्व वाला क्या होगा, पॉलीथीन। अब इसकी बात करते हैं। यहां देखा जाए सभी एकलक एक दूसरे से नेटवर्क की तरह जुड़े हैं ना, तो ये क्या होगा, थोड़ा मजबूत होगा, लेकिन इससे कमजोर होगा। ठीक है, वही लिखे, यह बहुलक बहुत ही कठोर लेकिन भंगुर भी होते हैं। ठीक है, जैसे बेकेलाइट, ग्लिप्टन। बेकेलाइट की जब संरचना हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे इसकी संरचना नेटवर्क की तरह होती है। ठीक है, पहले इतना स्क्रीनशॉट लें तब आगे बात करें। अब हम लोग बहुलीकरण की प्रणाली के आधार पर एकलकों को पढ़ेंगे। इस आधार पर बहुलक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है योगात्मक बहुलक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एडिशनल पॉलीमर।
और दूसरा संघनन बहुलक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। तो चलिए हम लोग सीखते हैं योगात्मक बहुलक। योगात्मक बहुलक में क्या होता है, एक ही तरह का एकलक होता है जो बार बार जुड़कर क्या करता है, बहुलक का निर्माण करता है, लेकिन इसमें किसी तरह का एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं बनता है। ठीक है, वही हमने लिखा है। वैसे बहुलक जिसका निर्माण एकलकों के प्रत्यक्ष संयोजन मतलब जुड़ा हुआ है एक दूसरे से एवं बिना किसी सह उत्पाद एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं बना के विलोपन से होता है, वह योगात्मक बहुलक कहलाता है। ठीक है, जैसे पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीएक्रोनाइट्राइड, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, पॉलीमेथिल मेथाएक्राइलेट, यानी जितने भी पॉली वाले होंगे सभी क्या कहलाते हैं, योगात्मक। यदि इसको और भी डिटेल में सीखें तो देखिए, हमने अभी क्या सीखा था कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये होता है एथिलीन। जब इसका N अणु लेते हैं और इसका बहुलीकरण करवाते हैं तो पॉलीथीन का निर्माण होता है। ये हो गया पॉलीथीन। अब देखिए यहां कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं बना है, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, योगात्मक बहुलक। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें क्या होगा, दो या दो से अधिक एकलक होगा जो आपस में जुड़कर बहुलक का निर्माण तो करेगा, लेकिन साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा उत्पाद बनाएगा। जैसे जल हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, HCl हो सकता है। ठीक है, वही हमने लिखा है। वैसे बहुलक जिसमें दो या दो से अधिक एकलक आपस में जुड़कर कुछ अतिरिक्त उत्पाद जैसे H2O, NH3, HCl का निर्माण करता है, वह संघनन बहुलक कहलाता है। जैसे में नायलॉन 66, बेकेलाइट, टेरिलीन, नायलॉन 6 और बहुत ज्यादा एग्जाम्पल है। इसको और भी अच्छे समझने के लिए हम नायलॉन 66 का निर्माण को देखते हैं। ठीक है, नायलॉन 66 का निर्माण जो है हेक्सामेथिल डाएमीन और एडीपी का अम्ल के बहुलीकरण से होता है। थोड़ा देखते हैं क्या है। NH2 CH2 का होल 6, फिर यहां NH2, ये होता है हेक्सा मेथिल डाएमीन और इसके साथ जुड़ा होता है एडीपी का, ये होता है HOOC, फिर CH2 का होल 4, फिर COOH। ठीक है, ये होता है एडीपी का। अब देखिए इसमें होता क्या है, इससे H हटता है, गायब हो गया, यहां से H हटता है, यहां से OH गायब होता है और यहां से भी OH गायब होता है। तो आपको अच्छे तरीके से आता होगा कि H और OH मिलकर क्या बनता है, H2O। ऐसा ऐसा कितना, तो 2, यानी
इसका जब बहुलीकरण होता है यह क्या निकलता है, H2O। अगर इसका N अणु लें, इसका भी N अणु लें, यहां से कितना हटेगा, NH2 ना। तो अब स्ट्रक्चर क्या होगा देखिए, इससे क्या निकाले आपने, H, दो में से एक, तो एक ही H बचेगा। इसका जो फॉर्मूला होगा NH, फिर ये CH2 का होल 6, फिर यहां से NH, ठीक है। और यहां से आपने क्या हटाया, OH, तो क्या बचेगा, CO, C डबल बॉन्ड O, या ऊपर दे सकते हो, दे दो। फिर CH2 का होल 4, फिर C, इसका होल N। इसी का नाम होता है नाइलॉन 6। समझ में आया। यहां क्या हुआ, एक्स्ट्रा जल निकला, तो इसी को हम लोग बोलते हैं योगात्मक बहुलक। समझ में आया। और ढेर सारा एग्जांपल है, इसको अगले लेक्चर में सीखेंगे कि कैसे हम लोग बहुलक का निर्माण करते हैं, ठीक है। जब बहुलक का निर्माण करने सीख जाएंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कौन योगात्मक बहुलक है, कौन संघनन बहुलक, ठीक है। और आगे थोड़ा बात करते हैं। तो देखिए योगात्मक बहुलक में क्या था, एक ही प्रकार का सभी एकलक जुड़ता था ना, और यहाँ एक से अधिक प्रकार का। तो यहाँ एक और भी नया नाम जोड़ते हैं, यदि किसी बहुलक में एक ही प्रकार का एकलक हो तो उसको बोलते हैं लोग समबहुलक। फिर से सुन लिया जाए, यदि किसी बहुलक में एक ही प्रकार का एकलक हो तो वह क्या कहलाता है, समबहुलक। और यदि एक से अधिक तरह का एकलक हो तो उसको बोलते हैं सहबहुलक। इसको याद रखिएगा, ठीक है। पहले इतना स्क्रीनशॉट लें, तब आगे बात करते हैं। अब हम लोग अंतर आणविक बलों के आधार पर बहुलक के प्रकार को सीखेंगे। बड़ा ही आसान है। इस आधार पर 4 तरह का बहुलक होता है। पहला होता है इलास्टोमर, दूसरा होता है रेशा या तंतु, इसी को बोलते हैं हम लोग फाइबर इंग्लिश में। तीसरा होता है थर्मोप्लास्टिक बहुलक, और चौथा होता है थर्मोसेटिक बहुलक। तो चलिए हम लोग एक एक करके सीखते हैं। पहला हमने क्या बोला, इलास्टोमर। इसमें जो है एकलक कमजोर आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। यह एक तरह का रबर होता है। रबर क्या होता है, लचीला होता है ना, इसलिए इसको प्रत्यास्थ बहुलक भी कहा जाता है। जैसे नियोप्रीन, बुना एस रबर, बुना एन रबर। इसमें खास बात ध्यान देना है क्या, इसमें लगने वाला अंतः आकर्षण बल या आणविक बल जो होते हैं वो कमजोर होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। दूसरा होता है रेशा। रेशा या इसी को बोलते हैं क्या हम लोग, तंतु। इसमें एकलक जो है मजबूत आकर्षण बल या मजबूत अंतर आणविक बलों द्वारा जुड़े होते हैं। यह एक तरह का धागा है, रस्सी है। रस्सी में क्या होगा, रबर से ज्यादा मजबूत होगा ना, ठीक है। अब हम लोग इसके तीसरे प्रकार को सीखते हैं। तीसरा हमने क्या कहा, थर्मोप्लास्टिक बहुलक। नाम से ही पता चल रहा है यह क्या है, एक प्लास्टिक ना। इसका जो है अंतर आणविक बल रेशा से कम और इलास्टोमर से ज्यादा होता है, ठीक है। और यह इस तरह का प्लास्टिक होता है जिसको बार बार गर्म करके किसी और रूपों में ढाला जा सकता है।
जैसे पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, पॉलीथीन, ये सब। अगला क्या था? थर्मोसेटिंग बॉन्ड। इसमें भी अंतर आणविक बल रेशा से कम और इलास्टोमर से ज्यादा होता है। ठीक है, ये भी एक प्लास्टिक है, लेकिन इस तरह का प्लास्टिक है जिसे किसी और रूप में नहीं ढाला जा सकता। क्लियर है? जैसे बेकेलाइट, टेरिलीन, ये सब। 12th के एग्जाम में यहां से एक अंतर आता है कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में क्या अंतर है, इसको देख लेंगे आप। ठीक है, आज यहीं तक। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से पॉलीमर का निर्माण होता है। तो देखते रहिए और सीखते रहिए और साथ ही साथ मस्ती भी करते रहिए। धन्यवाद।